Check out ASAP Law's books on judiciary and UPSC. Coupon code and details in description box. हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। जस्टिस अरुण मिश्रा का रिटायरमेंट होने वाला है कुछ दिनों में, और उसकी वजह से बहुत से इम्पॉर्टेंट मैटर्स जो उनके सामने हैं उन पे धीरे धीरे करके इम्पॉर्टेंट प्रोनाउंसमेंट्स और जजमेंट्स आ रहे हैं। तो अब जो कल जजमेंट आया है ये रिजर्वेशन के बारे में है, और इसमें एक ये बात कही जा रही है कि जो एससीज हैं, शेड्यूल कास्ट, उसमें सब कैटेगराइजेशन किया जा सकता है। आपको मालूम है कि अभी ये सारी की सारी कास्ट जो शेड्यूल कास्ट के ग्रुप से नोन है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 341 और 342 के तहत, उनमें ये बात की जा रही है। पंजाब का ये एक केस था कि पंजाब में वाल्मीकिस के लिए और मजहबी सिख्स के लिए विद इन एससीज रिजर्वेशन कर दिया गया था, और उस लॉ को चैलेंज किया गया था, और वो सुप्रीम कोर्ट के सामने था। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट को इस तरह का राइट है। और इधर जब हम देख रहे हैं कि बहुत से जजमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के फेवर में आ रहे हैं, तो ये इस जजमेंट की अच्छी बात है कि इसमें फेडरल गवर्नमेंट की बात की गई, और ये कहा गया कि स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं उनका भी रिजर्वेशन के सिलसिले में रोल है। मैं कई वीडियो रिजर्वेशन के बारे में बना चुका हूं, वो लिस्ट आप देख लें और उन वीडियोस को देख लें, खास तौर से वो लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में बैठ रहे हैं। देखिए, ऐसा एहसास होता है कि सरकारें तो आम तौर से रिजर्वेशन के फेवर में होती हैं, और इसलिए फेवर में होती हैं कि वो अपनी नई एक पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाती हैं। और जुडिशरी जो है वो ज़्यादातर केसेस आफ्टर केसेस, ऐसा इंप्रेशन आ रहा है, मेरिट को प्रिफर करती है, और इसलिए कहीं ना कहीं रिजर्वेशन के डाइल्यूशन के प्रिंसिपल्स जुडिशरी ने इवॉल्व किए हैं। जैसे आप देख लें कि अभी चंद महीने पहले उत्तराखंड से एक मामला गया और सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया कि रिजर्वेशन फंडामेंटल राइट नहीं है। अब यह बात टेक्निकली सही है कि यह फंडामेंटल राइट उस तरह का नहीं है जैसे राइट टू लाइफ या फ्रीडम ऑफ रिलीजन या राइट टू फ्री स्पीच है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि जो पूरा संविधान है वो क्या है। संविधान एक संविदा है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक पैक्ट है, एक कॉम्पैक्ट है जो लोगों और स्टेट के बीच में हुआ। हमें याद रखना चाहिए पूना पैक्ट को। ये पूना पैक्ट जो है ये 1932 में हो रहा है। गांधी जी के बिहाफ पे मालवीय साइन कर रहे हैं। गांधी जी फास्ट अनटू डेथ पे बैठ गए थे, क्योंकि जो 1932 का कम्युनल अवार्ड था उसमें शेड्यूल कास्ट लोगों को भी अलग से एक उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज और सीटें बना दी गई थी। गांधी जी ने मुसलमानों के लिए तो एक्सेप्ट कर लिया था कम्युनल अवार्ड, और भी कुछ लोगों के लिए एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन वो हिंदू सोसाइटी का डिवीजन नहीं चाहते थे। बाद में प्रेशर में आकर अंबेडकर को कंसीड करना पड़ा। अपने पूरे जीवन में अंबेडकर को ये रिग्रेट रहा कि उन्हें कंसीड नहीं करना चाहिए था। तो पूना पैक्ट की वजह से जो दलित हैं उनको ये प्रॉमिस किया गया कि अगर आप सेपरेट इलेक्टोरेट छोड़ दें तो आपके लिए हम सीटों का रिजर्वेशन कर देंगे। और यही वो स्पिरिट थी जो जब संविधान बनने लगा तो आर्टिकल 335 में आ गई कि क्लेम्स इन लोगों के विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन जॉब्स के बारे में। फिर आर्टिकल 15(4) में, आर्टिकल 16(4) में ये बात आ गई। अब जब सारे जजमेंट्स आप देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जजमेंट आफ्टर जजमेंट मेरिट के नाम पर रिजर्वेशन के जो कमिटमेंट है उसको कहीं डाइल्यूट किया जा रहा है। ये जो लेटेस्ट जजमेंट है इसमें भी ये कहा गया कि भाई कोई हमेशा के लिए तो रिजर्वेशन नहीं है। याद रखिए कि जो रिजर्वेशन पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबलीज में होना है
उसके बारे में टाइम फ्रेम था कि 10 साल के लिए होगा और वो 10-10 साल से बढ़ता जा रहा है। जो जॉब्स में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन है उसके लिए टाइम फ्रेम संविधान नहीं देता। अब ये आ गई कि साहब 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होगा, यानी 50% सीटें हमेशा जनरल कैंडिडेट्स के लिए अवेलेबल रहनी चाहिए। ये एक रेस्ट्रिक्शन आ गई रिजर्वेशन पे। अभी आपने देखा ये जजमेंट आ गया था कि रिजर्वेशन के लिए यूनिवर्सिटीज में डिपार्टमेंट को एज अ यूनिट लिया जाएगा, यूनिवर्सिटी को नहीं लिया जाएगा। उसकी वजह से सारी यूनिवर्सिटीज में रिक्रूटमेंट रुक गया और फिर बाद में सरकार को इंटरवीन करना पड़ा और तब जाके ये मसला हल हुआ। क्रीमी लेयर एससी एसटी में होगी नहीं होगी, इसको लेके बहस होती रही है। अब ये बात लग रही है कि शायद हम क्रीमी लेयर इन एससी एसटी की तरफ भी बढ़ रहे हैं। फिर ये बात हो गई कि साहब प्रमोशन में एससी एसटी के रिजर्वेशन अगर होगा तो वो जजमेंट जो हमारा नागराज का था कि उसमें यह कहा गया कि साहब पहले क्वांटिफाइबल डेटा उनकी बैकवर्डनेस का कलेक्ट किया जाएगा, फिर यह देखा जाएगा कि उनका इनएडिक्वेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, और फिर यह देखा जाएगा कि इस रिजर्वेशन से इफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पर कोई बुरा असर तो नहीं पड़ेगा, तब रिजर्वेशन दिया जाएगा। यह जजमेंट भी जाहिर है कि रिजर्वेशन को बहुत डाइल्यूट करता है। अब इस जजमेंट के रिव्यू के लिए जर्नैल सिंह का केस हुआ 2018 में। जस्टिस दीपक मिश्रा लेड बेंच ने सिर्फ एक पॉइंट पर तो नागराज के जजमेंट को कहा कि यह सही नहीं है, क्योंकि यह इंदिरा सोहनी के जजमेंट से कंट्राडिक्ट कर रहा है। आपको मालूम है इंदिरा सोहनी का 1992 का जजमेंट है और यह जजमेंट है मंडल कमीशन के बारे में, यह जजमेंट है अदर बैकवर्ड क्लासेस के बारे में। और उस जजमेंट में यह साफ कहा गया था कि एससी एसटी के लिए क्वांटिफाइबल डेटा निकालकर उनकी बैकवर्डनेस एग्जामिन करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी कास्ट को राष्ट्रपति ने एससी एसटी लिस्ट में शामिल कर दिया, वो अपने आप में एविडेंस है उनकी बैकवर्डनेस की। और ये जो कास्ट इसमें शामिल की गई हैं, ये वो हैं जिनके ऊपर अनटचेबिलिटी होती रही है, जिनके अगेंस्ट अनटचेबिलिटी का व्यवहार होता रहा है। लेकिन अब आप देख लीजिए कि जर्नैल सिंह ने भी ये मान लिया कि एससी एसटी का क्वांटिफाइबल डेटा बैकवर्डनेस के बारे में कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अब ये वाला जो केस है, इस केस में यह कहा जा रहा है कि जो 5 जज बेंच का जजमेंट था 2005 का ईवी चिन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि एससी एसटी में सब कैटेगराइजेशन नहीं हो सकता, वो जजमेंट गलत था। और इसलिए अब इन्होंने उसके अगेंस्ट व्यू लिया। लेकिन क्योंकि एक 5 जज बेंच दूसरे 5 जज बेंच के जजमेंट को ओवर रूल नहीं कर सकती, इसलिए यह मैटर चीफ जस्टिस को रिफर कर दिया गया कि वो एक 7 जज बेंच को इसे दे दे। अब इस जजमेंट में कुछ बातें सही हैं, कुछ बातों पे डिस्प्यूट हो सकता है। जैसे ये बात सही है कि आर्टिकल 15 क्लॉज 4 में सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब शब्द आए हैं, लेकिन आर्टिकल 16 में जहां इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन जॉब्स की बात हो रही है, वहां शब्द आया एनी बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स। तो ये व्यू लिया गया जस्टिस अरुण मिश्रा वाली 5 जज बेंच ने कि बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स यानी बीसी जो है, उसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब भी शामिल है। और क्योंकि इंदिरा सोहनी के केस में बैकवर्ड क्लासेस के बीच क्लासिफिकेशन मुमकिन था कि मोर बैकवर्ड क्लास एंड बैकवर्ड क्लास, इसका मतलब एससीएस में भी मोर बैकवर्ड और बैकवर्ड का सब कैटेगराइजेशन हो सकता है। इसके बहुत बड़े पॉलिटिकल नतायज होंगे। अभी सारी एससी वाली कास्ट जो हैं वो एक ग्रुप हैं,
अगर उनमें कैटेगराइजेशन होगा तो कुछ ग्रुप दूसरी तरफ जा सकते हैं और उससे जो इनकी एक सॉलिड कंसोलिडेशन ऑफ वोट्स है वो स्प्लिट हो जाएगा। यह बात सही है कि शेड्यूल कास्ट जाहिर है कि एक कास्ट नहीं है, शेड्यूल कास्ट तो एक फिक्शन है कि बहुत सी कास्ट को मिला के अंग्रेजों ने 1935 के एक्ट में उनको शेड्यूल कास्ट कह दिया था कि शेड्यूल कास्ट होमोजेनस कम्युनिटी नहीं है। उनमें भी कुछ कास्ट हैं जो ज्यादा बैकवर्ड हैं और कुछ कास्ट हैं जो रिजर्वेशन के बेनिफिट से कुछ आगे बढ़ गई हैं। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि क्योंकि ये रिजर्वेशन अनटचेबिलिटी की वजह से है, मुझे मीरा कुमार जी की बात याद आती है। इंडियन फॉरेन सर्विस की ऑफिसर हैं, इंग्लैंड में पोस्ट हुई हैं और उनको इंडियन एरिया में घर नहीं मिला था। यानी वो हैं जिसका बाप भी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रह चुका है। इनके बाप डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे जगजीवन राम, इंदिरा जी की गवर्नमेंट में। काशी विश्वनाथ टेम्पल में गए बनारस, पूजा अर्चना हो गई, उसके बाद जहाज में बैठ नहीं पाए कि मंदिर को पवित्र किया गया। मतलब यह है कि शेड्यूल कास्ट में भी जिन लोगों का सर्विसेज में आ जाते हैं उसके बाद भी डिस्क्रिमिनेशन उनके अगेंस्ट खत्म नहीं होता। कई दलित जजेस का यह एक्सपीरियंस रहा है। जस्टिस कर्णन भी ये बात कहते रहे हैं कि मेरे अगेंस्ट मद्रास में डिस्क्रिमिनेशन होता रहा है। लेकिन इस केस में अब सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि चिनैया वाला जजमेंट गलत था। यह बात मानी गई है कि एक बार अगर प्रेसिडेंट ने किसी कास्ट को अपनी लिस्ट में इंक्लूड कर लिया तो उस लिस्ट को वेरी करने की पावर सिर्फ पार्लियामेंट के पास होगी। लेकिन इन्होंने यहां पे कहा है कि स्टेट का भी ये रोल है और स्टेट भी ये सब क्लासिफिकेशन कर सकती हैं। यह बात भी जजमेंट में मानी गई है कि आर्टिकल 16 क्लॉज 4 जो है वो एक्सेप्शन नहीं है 16 क्लॉज 1 का, बल्कि वो 16 क्लॉज 1 का एक एक्सटेंशन है। फिर यह बात भी कोर्ट ने नोट की कि 102nd अमेंडमेंट के बाद 2018 के जब आर्टिकल 342A आ गया और अब बैकवर्ड क्लासेस भी संविधान में आ गई, बैकवर्ड क्लास कमीशन भी संविधान में आ गया और ये बैकवर्ड क्लास कमीशन पेरीमेटेरिया है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के प्रोविजन की तरह, तो क्योंकि क्लासिफिकेशन इधर मुमकिन है तो उधर भी मुमकिन होगा, यह बात कही गई। फिर जजमेंट के पैरा 40 में यह भी नोट किया गया कि विद इन शेड्यूल कास्ट भी काफी डिस्पैरिटी है और यह डिस्पैरिटी रिट लार्ज है। और यह भी बात मानी गई कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक इफेक्टिव टूल ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन है और उसका काम इनइक्वालिटीज को खत्म करना है और ताकि हर आंख से आंसू धो दिया जाए। तो ये सारी बातों को नोट करते हुए ये बात कोर्ट ने कह दी कि कोई वेस्टेड राइट किसी कम्युनिटी का ये नहीं है कि एक पर्टिकुलर परसेंटेज में उसे रिजर्वेशन मिले और स्टेट्स विद इन शेड्यूल कास्ट कैटेगराइजेशन कर सकती हैं। अब ये मैटर एक 7 जज बेंच के सामने जाएगा और 7 जज बेंच ये देखेगी कि जस्टिस अरुण मिश्रा लेड बेंच का जजमेंट ठीक है या चिनैया बेंच का जजमेंट ठीक है। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।